अगले हफ्ते से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र कई मायनों में काफी अहम साबित होने वाला है। संसद के पिछले सत्र से लेकर अब तक देश की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जिस तरीके से टीएमसी समेत क्षेत्रीय दलों ने भाजपा का दामन थामा है, एनडीए सरकार के हौसले बुलंद हैं। इस बुलंद हौसले की बुलंद तस्वीर आने वाले संसद सत्र में दिखाने की पूरी कोशिश होगी और इसका पैमाना हो सकता है परिसीमन बिल को पारित कराना, जो आगे चलकर महिला आरक्षण बिल के लिए रास्ता साफ करेगा, जिसमें एनडीए सरकार पिछली बार विफल रही थी। विपक्ष को जैसे ही इसकी भनक लगी, अभी से ही न सिर्फ सतर्क हो गई बल्कि हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसे में संसद के अगले सत्र का क्या सरकार परिसीमन बिल पारित करा पाएगी? क्या रिफॉर्म के दूसरे एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगी? या फिर यूं कहें कि संसद का अगला सत्र नंबर गेम के हिसाब से कितना गेम चेंजर साबित होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान। भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता मिराज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब जुड़ चुके हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले परिचय करा दूं अपने एक नए मेहमान से, वो हैं प्रशांत जी, जो कि पिछले करीब 22 साल से राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता करते रहे हैं और संसद को लगातार कवर किए हैं पिछले 22 साल तक, और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, पॉलिटिकल जर्नलिज्म में सबसे ऑथेंटिक चेहरों में से एक माने जाते हैं। तो आज आप लोगों की इजाज़त से प्रशांत से ही शुरू करना चाहता हूं अपने शो को। प्रशांत जी, पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र में जो शुरू होने जा रहा है सोमवार से, किस तरह के नंबर गेम के हिसाब से क्या बदलाव आप देख रहे हैं, और ये नंबर गेम सरकार के पक्ष में कितना जाता हुआ दिख रहा है और कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है? जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पहले तो आपने आमंत्रित किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पिछला जो सत्र हुआ था, मुझे लगता है 6 अप्रैल को वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो अब जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें बीच में तस्वीर काफ़ी बदली है। 4 मई को बंगाल के चुनाव के परिणाम आए। उसके बाद हम सब ने देखा है कि किस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो बीजेपी के पाले में आए, 20 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद पाले में आए, आम आदमी पार्टी के सांसद जो राज्यसभा के थे 7, वो तो पहले ही भाजपा के पाले में आ गए थे। तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी 20 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है। अगर हम केवल जिस बिल की चर्चा आप कर रहे हैं लक्ष्मण, उसकी अगर बात करें तो पिछली बार आपको याद होगा कि सरकार जो 2/3 चूंकि बहुमत चाहिए, उसमें एक संविधान संशोधन विधेयक है जो पिछली बार गिर गया था, उसके पक्ष में 298 वोट पड़े थे। तो अगर हम माने कि सारे सांसद मौजूद रहते हैं तो करीब 60-62 वोट कम पड़े थे सरकार को, और उसी की जुगत मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पूरा पाला जो तस्वीर बदली है, वो अगर आप देखेंगे तो 298 के बाद सरकार के पास कम से कम 34 ऐसे सांसद हैं जो सरकार के पाले में लगभग ऑफिशियली आ चुके हैं। मैं अभी एनसीपी शरद पवार गुट है उसके सांसदों को अभी नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन इतने सांसद आ चुके हैं। और सरकार की नज़र जो 22 डीएमके के सांसद हैं, क्योंकि मुझे पुख्ता जानकारी इस बात की कि सरकार से किसी स्तर पर उनकी बातचीत हो रही है, चूंकि आप जानते हैं वो अब इंडिया गठबंधन से बाहर आ चुकी है डीएमके, क्योंकि वहां जिस तरह से सरकार बनी वो खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी से। तो अगर वो भी, उसके 22 सांसद भी आ जाते हैं तो सरकार के पास इस समय 354 सांसदों का समर्थन बनता है। अगर मैं डीएमके को भी मान लूँ और शरद पवार के सांसदों को भी एनडीए की तरफ मान लूँ, क्योंकि सुप्रिया सुले ने कल बड़े स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो तैयार हो सकती है। तो सरकार के पास 354 सांसद हैं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो 7-8 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो बिल जो पिछली बार गिर गया था सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, वो अगर ये संख्या बरकरार रहती है और सरकार कुछ और संख्या जुटाने में कामयाब रहती है तो ये बिल पास हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं लक्ष्मण, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हर्षवर्धन जी, ये काफी कुछ चीजें बदली हैं, इस बदले हुए हालात का कितना फायदा सरकार उठा पाएगी? ठीक लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं ये जो सवाल आपने किया है इसको थोड़ा सा जिसको कहें कि डेविएट करता हुआ मैं दिखूंगा, लेकिन वो बड़ा ज़रूरी है। जिस सरकार को कई बार तो तानाशाह कहा जाता है कि अमित शाह तो किसी को सुनने वाले हैं नहीं, अपने मन से करते हैं, सब पलट देते हैं, मोदी शाह युग अलग ही चल रहा है,
वो सरकार जब नंबर गेम में हारती है तो वो लचीली हो जाती है, वो रीच आउट करती है उन पार्टियों से जहां उनको लगता है कि अच्छा इनको समझा सकते हैं क्या, उनको समझाने में कामयाब हो जाती है। और हम लोग इसकी बात लगातार कर रहे हैं, मीडिया में खूब जमकर किसकी चर्चा है कि भाई अमित शाह, नरेंद्र मोदी कुछ छोड़ नहीं रहे। और चूंकि वो जो पता नहीं छोटी सी पार्टी जो एनसीपीआई अचानक सबसे बड़ी पार्टियों में से शामिल हो गई है, तो उसको लेकर ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ तोड़फोड़ मची हुई है। लेकिन उसका जरा दूसरा पहलू सोचिए, जो डीएमके पार्टी थी, जो राहुल गांधी के साथ हैंड इन हैंड थी, मतलब एकदम बड़े अच्छे से सब साथ में चल रहे थे, उसको आपने तमिलनाडु में सत्ता में थोड़ी सी हिस्सेदारी मिल जाए और राहुल जी और विजय की कुर्सी बराबर लग जाए, उसके लिए आपने डीएमके को छोड़ दिया। पॉलिटिकली सोचिए, उसका परिणाम क्या दिखा कि शरद पवार जैसा नेता, वो जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर नहीं गया, इस वाले मसले पर उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल अगर कहें तो जब इस सरकार की एक ऐसी हार जो सदन में दिखी थी, वो बड़ा मतलब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छा दृश्य तो था नहीं। जब नंबर लोकसभा में दिखे थे तो उनको लगता है कि अब हमारे पास वो नंबर है और जो भी कमी हो रही है हम उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं इसको इसी तरह से देखता हूं, सत्ता पक्ष ने लचीलापन दिखाया, अमित शाह लगातार काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जाने कौन सा देश, मतलब कहां कहां गए, चूंकि हम लोग को पता है नहीं आधिकारिक तौर पर, प्रशांत जी को जानकारी होगी तो अभी बताया नहीं। राहुल जी जाने कहां कहां विदेश यात्रा करके आ गए और ठीक संसद सत्र के पहले आके रोना रोएंगे कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर दूसरे के साथ चली गई। इसको मैं इस तरह से देखता हूं बनिस्पत इसके कि सत्ता पक्ष इसका कैसे लाभ लेना चाह रहा है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा आशुतोष जी आपके पास कि ये सरकार के लिए गेम चेंजर साबित करने वाला मौका होगा या फिर विपक्ष के लिए अपने आप को एकजुट साबित करने वाला मौका होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जयराम रमेश जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी कीमत पर हम 2/3 बहुमत पूरा नहीं करने देंगे। नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या जो बिल अप्रैल के महीने में आया था, क्या वही बिल एज इट इज हूबहू सरकार लेकर आएगी और क्या उसको वो पास करा ले जा पाएगी? ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, सरकार को भी जो कुछ क्षेत्रीय दल हैं उनकी जो डिमांड्स है उसके हिसाब से कंसीड करना पड़ेगा। अगर सरकार पुराना बिल ही लेकर आती है तो डीएमके क्यों उनको सपोर्ट करेगी? डीएमके को अभी भी कम से कम तमिलनाडु के अंदर अपनी राजनीति तो करनी है, और वो भी एक ऐसे समय में जबकि आपने पिछले 4 साल से लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश तमिलनाडु के अंदर कर रहे थे। आप एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, एंटी सेंटर पॉलिटिक्स, एंटी मोदी पॉलिटिक्स करके आप वहां पर अपनी जमीन को खड़ा किए हुए थे। अब वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर देगी और वो अपनी पॉलिटिक्स खत्म कर देगी ऐसे वक्त में, जबकि वहां पे ऑलरेडी बीजे नाम की एक नई शक्ति उभर के सामने आ गई है। उसके सामने तो अपने आप को और मजबूत खड़ा करना पड़ेगा। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, शरद पवार की पार्टी क्या वो पुराने बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 50% का फॉर्मूला आएगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है। और अगर वैसा होता है तो दक्षिण के कई सारी जो पार्टियां हैं जो लगातार ये डिमांड करती रही हैं कि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो दक्षिण भारतीयों का दक्षिण के जो राज्य हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। उसमें चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो। चलिए आंध्र को हम किनारे भी रख लेते हैं, लेकिन कम से कम 4 राज्यों को तो ये दिक्कत पैदा होगी, वहां की पॉलिटिक्स उनको करनी है कि वो अपनी संख्या तो इस दिक्कत को दरअसल आशुतोष सर, इसमें तो दिक्कत की जो बात थी इस पे तो उसी वक्त जब ये बिल पारित कराने की बातचीत चल रही थी विशेष सत्र के दौरान, जो बजट सत्र का एक्सटेंशन वाला सत्र था, तो उस वक्त ही अमित शाह ने कहा भी था पूरे सदन में कि अगर 50% गारंटी वाले मुद्दे पर आप लोग समर्थन करने को तैयार हैं तो हम अभी कभी जाते हैं उस बिल में संशोधन करके ले आते हैं। तो अगर सरकार उसी वक्त अपना रुख साफ कर देती है, अगर वो संशोधन कर देती है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए एक फेस सेविंग मौका मिल जाएगा। चलो हमारी बात कुछ मानी गई, भले ही कांग्रेस अड़ी रह गई। सिद्धार्थ यादव जी, क्या यह रणनीति अपना सकती है सरकार? नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरे को आशुतोष जी की शुरुआत की कुछ बातें नहीं समझ में आ पाई क्योंकि कुछ नेटवर्क एरर था, पर जितनी बात समझ में आई मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, सरकार पहले दिन से तैयार है कि डिलिमिटेशन को लेकर के संवैधानिक वैधानिक रूप से हम देश के अंदर
इस प्रक्रिया को कैसे कर सके। अब स्वाभाविक है, उसको करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो डिलिमिटेशन तो होना ही है, 2026 में उसकी फ्रीजिंग दूर हो जानी है। सरकार एक फॉर्मूला लेकर के आई 50% का। ये फॉर्मूला तब भी था, ये फॉर्मूला आज भी है, जिस फॉर्मूले के तहत जो कोई राज्य, चाहे फिर वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, कहीं का भी हो, जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन उसका पहले था वही परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन उसका आगे भी रहेगा। किसी प्रकार की शंका अगर मन में किसी के भी रहे कि हमारा डिलिमिटेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन घट सकता है, वो इस फॉर्मूले के बाद उसका प्रश्न ही नहीं बचता। उसके बावजूद चाहे फिर वो डीएमके था या कांग्रेस थी या कोई भी पार्टी, कम्युनिस्ट थे, मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता कि उसका विरोध क्यों किया जाएगा। पर अपने हितों को राष्ट्र हित के ऊपर रखकर जो पार्टियां नीतियां बनाती हैं, वो स्वाभाविक रूप से इस काम को कर रही थी। अब आप मुझे बताइए, 50% के फॉर्मूले के लिए तो सरकार ने तब भी कह दिया था, 50% का फॉर्मूला सरकार आज भी कह रही है, और 50% के फॉर्मूले में एग्जैक्टली सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगा। विरोध किस बात का है? अब जितने भी लोग इसका कोई विरोध करें, वो विरोध का कोई कारण भी तो होना चाहिए, या केवल सरकार किसी चीज को लेकर के आ रही है और हमको विरोध करने के लिए विरोध करना है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये 50% का फॉर्मूला नहीं आएगा और संविधान के अनुरूप डिलिमिटेशन करी जाएगी, तो निश्चित तौर पर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जहां दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है वहां सीटें घटेंगी। तो क्या ये विपक्ष दक्षिण भारत की सीटों को घटाना चाहता है? क्या विपक्ष, डीएमके, कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि दक्षिण भारत की जो सीटें हैं वो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए? मंशा क्या है, मैं वो समझना चाहता हूं। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता मिराज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। मिराज हुसैन साहब, उल्टे आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी आप कम करना चाहते हैं। 50% वाली बात तो हम मानने को तैयार हो गए, फिर विरोध किस बात का? अगर 50% वाली बात नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रतिनिधित्व कम होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेर है वसीम बरेलवी का कि अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के कैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा। सवाल यह है कि जो छोटे दल हैं, जो छोटे राज्य हैं, उनकी चिंताओं को एड्रेस करना सबसे जरूरी है। आज खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि जो ये आप बिल ला रहे हैं, इसके लिए मैं अप्रैल से कह रहा हूं कि इसके लिए स्पष्टता करिए और इस बिल का एक जो है प्रारूप दिखाइए। जितनी भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां और नेशनल पार्टियां, उन सबको एक ज्वाइंट मीटिंग कॉल करके उनका प्रारूप दिखाइए। जब हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बिल आएगा, जैसे मेरे भाई सिद्धार्थ कह रहे हैं कि 50% का रोल है। जब पिछली बार वोटिंग हो रही थी तो उससे पहले जो ड्राफ्ट था उसमें 50% था नहीं, लेकिन संसद में कहा जा रहा था कि 50% है। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली है क्या। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं और वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो राष्ट्र हित सबके लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए राष्ट्र हित नहीं होगा। तो आप सारी पार्टियों को बुलाइए, सबकी मीटिंग करिए, सारी पार्टियों को बुला के उनको समझाइए कि उनके लिए ये बिल बेहतर है। फिर आप देखिए कौन विरोध कर रहा है, कौन नहीं विरोध कर रहा है। दूसरी बात, इतनी जल्दबाजी क्या है कि अभी एक बार आपका बिल जो है लटक गया, अब आप फौरन दूसरा सत्र बुलाया, उसमें फिर यही बिल की बात आप करने लगे। जब अभी देश में जनगणना होनी है जो कि ड्यू है अगले साल में, तो जनगणना के बाद, क्योंकि 2011 के सेंसस पे अगर आप ये बिल लाते हैं तो फिर इस बिल में त्रुटि रह जाएगी क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। तो एक बार जनगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद इस बिल को लाइए, ऑल पार्टी मीटिंग करिए, लोगों को समझाइए और ये बताइए कि भाई एक सवाल है कि उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला जैसे जो राज्य हैं, उन राज्यों ने पिछले 50 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बेरोजगारी पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसको रोका उन्होंने, पॉवर्टी को रोका उन्होंने, जो है जनसंख्या को रोका। तो क्या जिसने जनसंख्या पर अच्छा काम किया, जिसने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, क्या उनके कुछ राइट्स को आप हनन कर रहे हैं या उसको वो महरूम रह जाएंगे? उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आप केरल में जाके एक मीटिंग करते? क्यों नहीं आप तमिलनाडु के लोगों के साथ एक मीटिंग करते और उनको एक बार समझाते हैं? मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आखिर बीजेपी इतनी हड़बड़ी में क्यों है। और दूसरी बात, एक त्रुटि बहुत फैलाई कि मैं उत्तर दे देता हूं। ऐसा करते हैं ना, ऐसा सिराज साहब ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा दूसरी बात पे आते हैं आगे चल करके, क्योंकि आनंद दुबे साहब भी इंतजार कर, उनको भी शो में जोड़ना होगा। लेकिन छोटे सा जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ यादव जी, फिर आनंद दुबे जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन सर, देखिए लक्ष्मण जी, पहली बात तो कोई जल्दबाजी का काम क्यों है? जल्दबाजी कैसी? अरे अब भारत 21वीं सदी में चल रहा है, नेहरू गांधी दौर में नहीं है। जो काम वैधानिक नहीं,
मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको सुनना पड़ेगा। आपने कोई बात बोली तो उसको सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मेरा एक सवाल है, देश मैं में उससे पूछ रहा हूं, संवैधानिक क्या प्रक्रिया, ऑल मैं आपके पार्टी सवाल का ही मीटिंग जवाब दे रहा हूं मेरे को विराज जी, बोलने आपके दीजिए। सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आप सवाल इनको दोहराते रहेंगे, उससे जवाब नहीं मेरा आएगा। साहब मैं इनको जवाब दे बोलने रहा हूं। दीजिए, देश फिर आप बोलिएगा। देश का संवैधानिक प्रक्रिया किसी बिल को लाने की, संविधान के पटल पर, देश के सदन के पटल पर उस बिल को पेश करने की है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। बिल जब पेश होगा, चुने हुए सांसदों को वो बिल दिया जाएगा, उसी पर मंथन होगा, उसी पर वोटिंग होगी। तो बिल वोटिंग के बाद थोड़ी दिखाया जाएगा। मिराज जी, कैसा आर्ग्यूमेंट है ये? पहली बात। सर दूसरी आप तो बात, ऐसे बता रहे रही हैं बात, जैसे हम लोग आपने कहा कि संवैधानिक 50% प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं, क्या आपकी बातों इस से ऐसा ही लग रहा है कि आप प्रक्रिया को कितने बारे में कितना जानते हैं। मेरा आप सुन तो लीजिए मेरी बात को, मेरा आपकी तो साहब हड़बड़ी मुझे इनकी कुछ बात और बता बोलने रही दीजिए, है। फिर आपके पास आऊंगा। दूस- मेरा साहब आपके दूसरी पास बात, आऊंगा, इनको इनने तो कहा, बोलने दीजिए। आपने कहा बार बार कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। संवैधानिक संशोधन पहले आता है, बायलॉज बाद में आते हैं। गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर यह स्पष्ट किया था कि बायलॉज फॉलो करेंगे। 50% बायलॉज का विषय है, 50% का इंक्रीज। संवैधानिक संशोधन तो पहले करना पड़ेगा। आप उस पर भी नहीं माने, चलिए हम संवैधानिक संशोधन में डालते हैं इस बात को, तब तो मान जाइए। आप तब भी नहीं माने। तीसरी बात, मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूं, 50% के फॉर्मूला में किसी दक्षिण भारत के राज्य का कोई नुकसान नहीं। आप नुकसान क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि जो 26 में फ्रीज हो रखी है डिलिमिटेशन, अगर ये बिल नहीं आया तो जनसंख्या के हिसाब से वो डिलिमिटेशन होगी और उस हिसाब से दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। तो कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट क्यों दक्षिण भारत की सीटें कम करना चाहती है? ये प्रश्न है।